बात अगली स्टोरी की। योगी आदित्यनाथ विदेश क्या पहुंच गए, विरोधियों के जैसे दिल जल उठे हो। योगी पहले सिंगापुर और अब जापान से बड़ा निवेश लेकर भारत लौटने वाले हैं। सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश और जापान में अभी तक 11,000 करोड़ के निवेश का रोडमैप तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैक टू बैक मीटिंग्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इधर यूपी में एक अलग ही पिक्चर चल रही है। अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों ही योगी आदित्यनाथ के इस विजिट का मखौल उड़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में विदेशी निवेश को लेकर अब सीधी टक्कर है? क्या यूपी में 27 की लड़ाई निवेश की नहीं, नैरेटिव की होगी? आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 1 लाख करोड़ रुपए तक के, और जिसमें 60,000 करोड़ तक के MOU यहाँ पे संपन्न हुए हैं। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। और शायद कानपुर को बनाना चाहते होंगे लास वेगास, या शायद अब सिंगापुर देख आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो कानपुर को खोद करके दोबारा फिर सिंगापुर बनाएंगे। योगी जापान पहुंच गए हैं, डील पर डील साइन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO से मिल रहे हैं, यूपी को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की रेस में आगे लेकर जा रहे हैं। जब दुनिया जापान की तकनीक का लोहा मानती है, तब योगी उसी जापान के सामने यूपी का पोटेंशियल रख रहे हैं। मकसद साफ है, उत्तर प्रदेश की धाक सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जमाना। लेकिन इस सफर की चमक जितनी टोक्यो में दिख रही है, उसकी तपिश लखनऊ और दिल्ली के सियासी गलियारों में महसूस की जा रही है। योगी जैसे जैसे MOU साइन कर रहे हैं, वैसे वैसे विरोधियों का BP हाई हो रहा है। या जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 1 लाख करोड़ रुपए तक के, और जिसमें 60,000 करोड़ तक के MOU यहाँ पे संपन्न हुए हैं, ये सभी यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। जापान में CM योगी का ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जापान जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है और भगवामय हो गया है। योगी उधर विकास और विरासत की लकीर पर चलकर यूपी का भविष्य तय करने में लगे हैं, तो इधर अखिलेश यादव योगी की विदेश विजिट का मखौल उड़ाने में लगे हुए हैं। ये बताओ, मुख्यमंत्री चले गए जापान और देखने गए टोक्यो और क्योटो जा ही नहीं रहे हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उनके बीच समझौता हुआ था और ये बात तय हुई थी कि हम क्योटो बनाएंगे आपके वाराणसी को, और शायद कानपुर को बनाना चाहते होंगे लास वेगास, या शायद अब सिंगापुर देख आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो कानपुर को खोद करके दोबारा फिर सिंगापुर बनाएंगे। 2027 के यूपी के महारण की तैयारी में लगी समाजवादी पार्टी जानती है कि योगी के विकास मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। योगी राज में प्रदेश में निवेश की बाढ़ आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुआ है, उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से कंपनियों के लिए औद्योगिक हब बन रहा है। ऐसे में विकास के मॉडल पर योगी को चैलेंज करना मुश्किल साबित होने वाला है। 2027 से पहले पश्चिम बंगाल और यूपी में विधानसभा के 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से 2 सीटें पूर्वांचल की हैं और 1 सीट रुहेलखंड की है। और ये विधानसभा का उपचुनाव 2027 से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। यूजीसी विवाद, वटुक विवाद और सवर्ण वोटरों का मूड बदलना, ये वो सारे फैक्टर हैं जो उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश यादव या मायावती, सभी सवर्ण वोट बैंक के पीछे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तभी तो योगी की विदेश यात्रा पर तंज कसते हुए भी अखिलेश यादव इसमें शंकराचार्य का मुद्दा खोज कर ले आए हैं। हमारे इश्यूज तो कुछ और चल रहे हैं। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। लेकिन सवाल यह है कि विदेशी निवेश को लेकर अखिलेश सीएम योगी पर सियासी तीर तो चला रहे हैं, लेकिन वो आंकड़ों से कैसे आंखें मूंद सकते हैं? आज ही योगी टोक्यो में होंडा मोटर के बड़े अधिकारियों से मिले हैं और बड़ी डील की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। होंडा के टॉप अधिकारी नोरिया काइहारा ने कहा है कि यूपी में होंडा की मजबूत उपस्थिति बरकरार रहेगी। इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और स्वच्छ परिवहन पर प्रतिबद्धता को बढ़ाया जाएगा। इस मीटिंग में नोएडा में होंडा प्लांट को फिर से चालू करने का न्योता भी सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा जापान दौरे के पहले ही दिन 11,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे में करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। 60,000 करोड़ तक के एमओयू पर समझौता भी हो चुका है। वहीं जापान की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत जारी है। इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़े निवेश की उम्मीद है। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। सीएम योगी को इस जापान दौरे पर कई तोहफे भी मिले हैं। वो जब जापान पहुंचे तो यामानाशी प्रांत के गवर्नर ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की, जो दोनों क्षेत्रों के बीच शांति और बौद्ध विरासत को मजबूत करने के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन इस दौरे का जो सबसे खास तोहफा है वो है जापान की पारंपरिक तलवार, जिसका नाम है निहोंतो। जापान में जो तलवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गिफ्ट की गई, जापानी संस्कृति में उसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों? तो योगी को तोहफे में दी गई पारंपरिक तलवार, जिसे निहोंतो कहा जाता है, निहोंतो ये उस तलवार का नाम है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई। ये तलवार अपनी बेजोड़ धार, मजबूती और कलात्मक बनावट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। निहोंतो तलवार जापान की समुराय संस्कृति में सम्मान का प्रतीक मानी जाती, मतलब वहां सम्मानित व्यक्तियों को ही ये तलवार दी जाती। यही वजह है कि जापानी इतिहास में इसे समुराई की आत्मा कहा गया है। इस तलवार को एक विशेष प्रकार के स्टील से बनाया जाता है। स्टील को कहा जाता है तम हागने, ये उस स्टील से बनी होती है। इस तलवार को बनाने के दौरान विशेष स्टील को हजारों बार मोड़ा जाता है और इसे काफी ज्यादा मजबूती से तैयार किया जाता है। तलवार निर्माण की प्रक्रिया में हजारों बार मोड़ने की वजह से तमाम अशुद्धियां इसकी निकल जाती है और मेटल की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तब जाकर यह तलवार तैयार होती है। निहोंतो निर्माण के दौरान तलवार की धार को बहुत सख्त बनाया जाता है, जबकि तलवार के पीछे का हिस्सा काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ताकि तलवार टूटे नहीं, इस बात का ध्यान भी रखा जाता है। और यह तलवार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचे तो उन्हें भेंट की गई एक सम्मान के प्रतीक के रूप में। जो पारंपरिक जापानी तलवार सीएम योगी को तोहफे में दी गई है वो निहोंतो है, जिसे जापान के समुराई समुदाय की आत्मा कहा जाता है। इस तलवार का महत्व सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर जापान में अहम माना जाता है। ये तलवार कितनी बेशकीमती है अब वो समझिए। तो शुरुआती कीमत जो नई तलवार होती है उसकी कीमत जो शुरुआती रूप में होती है वो 3.5 से लेकर 6.5 लाख रुपए के बीच में होती है। इसकी हाई क्वालिटी इसे बहुत खास बना देती है। इसे बहुत फेमस कारीगरी तैयार करते हैं अपने आप को शुद्ध करने के साथ। करीब 8 से 20 लाख रुपए इसकी कीमत बढ़कर पहुंच जाती है कई मौकों पर। यह बहुत ऐतिहासिक और दुर्लभ तलवार है और 45 लाख से करोड़ों रुपए तक भी इसकी कीमत कई बार चली जाती है। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया होने के साथ साथ संत भी हैं।
यही वजह है कि योगी के खान पान के लिए भी जापान में विशेष इंतजाम किए गए हैं। जापान में मुख्यमंत्री योगी के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी बिना प्याज लहसुन वाला सादा भोजन ही खाते हैं। जापान में भी उनके लिए बिना प्याज लहसुन वाले खाने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए जापानी शेफ को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी जब जापान पहुंचे तो उन्हें नाश्ते में पारंपरिक जापानी शाकाहारी मिसो सूप तैयार करके दिया गया। साथ ही जापानी टोफू को विशेष रूप से शामिल किया गया, जिसे पनीर के विकल्प के रूप में परोसा गया। सीएम योगी के मेन्यू में उबली हुई ताजी सब्जियां और सोया मिल्क भी शामिल था, ताकि भोजन पौष्टिक और हल्का रहे। सुबह के समय सीएम योगी ने हर्बल चाय का सेवन किया। जापान में भारतीय दूतावास ने मुख्यमंत्री की खान-पान संबंधी प्राथमिकताओं का विशेष ध्यान रखते हुए पूरी व्यवस्था की है, ताकि विदेश दौरे के दौरान भी उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव न हो। मेरा नाम आयुष है। मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में छात्र हूँ, जापान में। मेरा नाम आपसे मिल करके पसंद था। लियो, अपना नाम बताइए। मेरा नाम लियो है। रुचि रखने इशारा कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी जहां इन्वेस्टर से मिले, वहां भी विशेष इंतजाम किए गए। मेहमानों के स्वागत के लिए भारतीय व्यंजनों का खास प्रबंध किया गया। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या ब्रेकफास्ट प्लान है। ये हमारा देसी नाश्ता है, कोलकाता झालमुरी, बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। इमली की चटनी और वेज काटी रोल, हरी चटनी, केचप, और ये पनीर पकौड़ा भी है हमारे लिए। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन चाय के हैं, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, नॉर्मल टी और पानी। ये बड़े से हॉल में आज सारे इन्वेस्टर्स के लिए ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की हुई है। उस तरफ भी थोड़े से इन्वेस्टर्स को खिलाया जा सकता है ताकि भीड़ डिवाइडेड रहे। हमने यहाँ पे 3, 4, 5 काउंटर्स लगे हुए हैं ताकि किसी भी इन्वेस्टर्स को बहुत लंबे देर तक खड़े नहीं रहना पड़े। सीएम योगी वार मोड में निवेश के मिशन पर हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश एजेंसियों के जरिए 27 के मिशन पर हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश और उनकी पार्टी को निवेश के आंकड़ों में हकीकत नजर नहीं आ रही और वो इसे सीएम योगी का फोटो ऑप बता रहे हैं। सपा की हमजोली कांग्रेस तो 2 कदम आगे बढ़कर इसे जुमलेबाजी करार दे रही है। मुझे लगता है कि ये एक फोटो ऑप है, ये अपने आप को एक वैश्विक नेता दिखाने का तरीका है। अर्थात जो देश भारत में अभी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, उत्तर प्रदेश में कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो ये चीज समझनी होगी कि इसमें राजनीति ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश की भलाई है। मुझे तो इसके पीछे कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेके ऊपर तक के बड़े नेता सब नरेंद्र मोदी जी के झूठ, छल, कपट और जुमलेबाजी की नकल करते हैं। अब जुमलेबाजी करने योगी जी भी चले गए। अब 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयू यहां साइन किए हुए थे, उसमें से 1000, 1500, 2000 करोड़ के भी इन्वेस्टमेंट अभी यहां नहीं लगे हैं। अब फर्दर एमओयू साइन आप करने चले गए। अरे अधिकारियों के और मुख्यमंत्री जी के घूमने का दौरा है। जब विरोधी योगी को यूपी से टारगेट कर रहे हैं, तो योगी भी सीधे जापान से उन्हें उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब दे रहे हैं। पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। सवाल साफ है कि क्या उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर विपक्ष को चुभ रही है? क्या योगी के निवेश वाली नीति से अखिलेश इतना घबरा रहे हैं कि यूपी की तरक्की की बातों को ही हवा हवाई बता रहे हैं? आखिर विपक्ष विदेशी निवेश के आंकड़ों से जानबूझकर आंखें क्यों मूंद रहा है?
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।